हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में, जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का टॉपिक है नेक्स्ट। तो इसमें हम बात करते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का टॉपिक है ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा। और एटॉमिक स्पेक्ट्रा को पढ़ने के बाद हम फिर इसको लिंक करेंगे, मींस इसका परफेक्ट एक्सप्लेनेशन जो हम हासिल करेंगे वो बोहर मॉडल ऑफ एटम से करेंगे, कि इसकी परफेक्ट एक्सप्लेनेशन जो थी वो बोहर मॉडल ऑफ एटम ने दी थी। उससे पहले हम समझते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होगा। देखो, एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या कॉन्सेप्ट है कि दरअसल साइंटिस्ट के दिमाग में एक बात आती थी कि जो आज आप रेनबो देखते हो, जब बारिश होने के बाद जो इंद्रधनुष निकलता है, रेनबो निकलता है, it consist 7 कलर, जो हमें आपको सबको पढ़ाया गया है। इट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर, जिसे हम विबग्योर कहते हैं। क्या कहते हैं? विबग्योर। अब साइंटिस्ट ने सोचा कि ये विबग्योर किस तरीके से जनरेट होता है। तो विबग्योर के पीछे क्या साइंटिफिक रीजन था कि आफ्टर रेन क्या होता है कि कुछ छोटे छोटे पार्टिकल रेन के मिस्ट की फॉर्म में एटमॉस्फेयर के अंदर रह जाते हैं, एनवायरनमेंट में रह जाते हैं, मतलब स्पेस में रह जाते हैं। तो होता क्या है कि जब उसके बाद सनलाइट उन पे आके गिरती है, जब उन पे सनलाइट आके गिरती है, मैं एक ड्रॉप का पार्टिकल मैं इस तरीके से दिखाता हूं, जब सनलाइट की रेडिएशन इस पे आके गिरेगी तो ये जो ड्रॉप है ये आपकी प्रिज्म की तरह काम करेगी। ये किसकी तरह काम करेगी? प्रिज्म की तरह काम करेगी। और ये लाइट को क्या कर देती है, कई डायरेक्शंस में मैं बोल दूं, कई सारे कलर्स में क्या कर देती है, इसको रिफ्लेक्ट करा देती है, कई सारे कलर्स के अंदर इसको डिवाइड कर देती है सनलाइट को। तो यहां से पता चला कि ए लाइट इज ए मिक्सचर ऑफ सम कलर, मींस कोई व्हाइट लाइट की भी अगर मैं बात करता हूं, इट इज ए मिक्सचर ऑफ 7 कलर। उसी बात को इन्होंने, साइंटिस्ट ने लैब के अंदर करने का लिए सोचा। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है इन्होंने कहाँ ट्राई किया? ये लैब के अंदर किया। अब लैब के अंदर जब इन्होंने ट्राई किया तो इसको हम बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं? स्पेक्ट्रा बोल देते हैं। मतलब कि जिस जगह हमें ये कलर नजर आ रहे थे उसको क्या बोल देते हैं हम लोग? स्पेक्ट्रोग्राफ पेपर बोल देते हैं, या फिर पूरे कॉन्सेप्ट को, पूरे टॉपिक को क्या बोल देंगे हम? एटॉमिक स्पेक्ट्रा बोल देंगे, क्योंकि ये एटम के लिए किया जाएगा। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा के अंदर क्या क्या हमें पढ़ना है कि इसके अंदर 2 टाइप के स्पेक्ट्रा होते हैं। पहला टाइप का स्पेक्ट्रा जो होगा वो आपका होगा एमिशन स्पेक्ट्रा। फर्स्ट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा जो होगा वो होगा आपका एमिशन स्पेक्ट्रा। अब एमिशन स्पेक्ट्रा के बाद सेकंड टाइप का जो स्पेक्ट्रा होगा उसको हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ये पढ़ने के बाद हम इनकी परफेक्ट एक्सप्लेनेशन जो लेंगे वो बोहर मॉडल ऑफ एटम के पोस्टुलेट से लेंगे। बोहर मॉडल ने भी इनके बारे में कुछ कहा था, उसकी बात हम लोग करेंगे। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा को। एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होगा? देखो बच्चों, एमिशन स्पेक्ट्रा के अंदर हमें क्या करना है कि आप लोग यहां पे कोई व्हाइट लाइट सोर्स ले लो। यहां क्या ले लिया हमने? कोई व्हाइट लाइट सोर्स ले लिया। फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर व्हाइट लाइट सोर्स, व्हाइट लाइट सोर्स। कोई भी बल्ब हो सकता है, कुछ भी इस तरीके का सब्सटेंस, ठीक है, जिसमें से व्हाइट लाइट इंपार्ट होती हो। यहां हमने जो है एक जो है स्क्रीन लगा दी जिसमें से रेडिएशन को हम कंट्रोल कर सकें, और यहां से इसकी रेडिएशंस निकलनी स्टार्ट हुई। यहां से इसकी क्या निकलनी स्टार्ट हुई? रेडिएशंस निकलनी स्टार्ट हुई कुछ इस तरीके से। ये कुछ रेडिएशंस इसमें से निकलनी स्टार्ट हुई। ये इन द फॉर्म ऑफ बीम, ये इन द फॉर्म ऑफ बीम यहां से जाके यहां हमने इसके रास्ते में क्या रख दिया? एक प्रिज्म रख दिया। क्या रख दिया? यहां प्रिज्म। इसको आप लोग बोलोगे प्रिज्म। हुआ क्या कि जब ये व्हाइट लाइट इस प्रिज्म से टकराई, यहां टकराई, तो टकराते ही ये कुछ इस तरीके से कई सारे कलर्स में जो है डिवाइड हो गई। 1 कलर, 2 कलर, 3 कलर, 4 कलर, 5 कलर, 6 कलर, 7 कलर। मतलब मैं कलर ना कह के इनको क्या बोल दूं? रेडिएशंस कह दूं। क्या कह दूं इनको? रेडिएशंस। और ये किस पे नजर आई हमें? इस पे। इसको हम लोग बोलेंगे क्या? फोटोग्राफिक प्लेट। इसे क्या बोलेंगे हम? फोटोग्राफिक प्लेट। पूरा कॉन्सेप्ट तरीके से समझाऊंगा मैं आपको। यहां क्या आ गया आपका? फोटोग्राफिक प्लेट पे हमें कुछ कलर नजर आए। क्या नजर आए? कुछ कलर नजर आए। मतलब कि इसके सामने जब स्पेक्ट्रोग्राफ पेपर रखा गया, यहां एक पेपर रखा गया, तो उस पर आपको क्या बनता हुआ नजर आया? विबग्योर। मतलब कि ये जो रेडिएशंस थी, इन रेडिएशन का अपना एक कलर था,
उन कलर के नाम क्या क्या होंगे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और क्या, रेड। और इनकी अपनी एक वेवलेंथ भी होती है, मतलब कि यहां से लेके और यहां तक अपनी क्या होती है, एक लैम्बडा होती है। मतलब मैं कह दूं आपसे कुछ 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके और कितना एंगस्ट्रॉम, कुछ 7000, या मैं सीधा बोल दूं कि 7000 एंगस्ट्रॉम के आसपास इनकी बीच की क्या होती है, इनकी अपनी वेवलेंथ होती है। मतलब यहां से यहां तक इनकी वेवलेंथ होगी। और ये मैं कहा नजर आया, एक विबग्योर की फॉर्म में नजर आया। अब इसकी खास बात क्या थी कि जितने भी कलर थे, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये सब आपस में कॉन्टिन्यूअस थे। ये सब आपस में क्या थे, कॉन्टिन्यूअस थे। मतलब कि कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है कि जो वॉयलेट कलर मेरे पास यहां होगा, इस एरिया के अंदर जो वॉयलेट कलर होगा, और नेक्स्ट जो कलर इंडिगो होगा, वो इंडिगो कलर इस वॉयलेट के अंदर क्या होगा, मर्ज होगा। देयर इज ए मर्जिंग ऑफ कलर। मैं लिख देता हूं कि मर्जिंग ऑफ कलर। और इस मर्जिंग ऑफ कलर की वजह से ही मैं इस स्पेक्ट्रा को कौन सा स्पेक्ट्रा बोलता हूं, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा। तो जब मैं इमिशन स्पेक्ट्रा की बात करता हूं, तो उसमें फर्स्ट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा जो आता है आपका, उसको हम लोग कह देते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा। इसे हम क्या कहेंगे, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा कहेंगे। क्यों, क्योंकि यहां जो हमें कलर मिल रहे हैं या फिर जो रेडिएशंस आ रही है, उनके जो कलर है वो एक दूसरे से मर्जिंग है, मर्जिंग विद ईच अदर। और इसको हम क्या बोल रहे हैं, विबग्योर बोल रहे हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और क्या, रेड। अच्छा, यहां की जो वेवलेंथ होती है, ये वेवलेंथ क्या होती है आपकी, लार्जेस्ट वेवलेंथ होगी। वेवलेंथ को हम लैम्बडा से डिनोट कर देंगे। और यहां जो वेवलेंथ होगी, ये क्या होगी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी। ये क्या होगी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अब वेवलेंथ के अकॉर्डिंग एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट है, ये सब बहुत समझाएगा कि इनमें से किस वेवलेंथ की एनर्जी ज्यादा होगी, मींस कौन सा कलर आपको ज्यादा परेशान करेगा, कौन सा कलर आपको कम परेशान करेगा, वो हम समझेंगे बोहर मॉडल ऑफ एटम के अकॉर्डिंग कि बोहर ने इसके बारे में क्या क्या कहा। तो ये आपका एमिशन स्पेक्ट्रा था, जो एक कॉन्सेप्ट से मैंने उठाया कि हो क्या रहा था, नेचुरली एक फिनोमिना आकर हो रहा था। साइंटिस्ट ने उसको लैब में प्रिपेयर करने का सोचा, मींस लैब में उसको ट्राई करने का सोचा। ये सब जो एटम की डिस्कवरी थी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थी, प्रोटॉन की डिस्कवरी थी, दिस इज ऑल अराइज ड्यू टू नेचुरल फिनोमिना। पहले लोगों ने नेचर के अंदर सारी चीजें देखी, उसके बाद उन्होंने लेबोरेटरी के अंदर ये सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई करने स्टार्ट किए। उनमें से कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा है, मैं बोल दूं एमिशन स्पेक्ट्रा भी एक था, जिसमें आपने व्हाइट लाइट सोर्स लिया, ये कोई भी बल्ब हो सकता है, इसको मैं कह देता हूं कोई बल्ब ले लो, इसकी रेडिएशंस को इस प्रिज्म से पास किया, तो प्रिज्म ने इसको 7 कलर में जो है डिवाइड कर दिया। जो 7 कलर कौन से थे, विबग्योर थे। और यही कॉन्सेप्ट साइंटिस्ट जो जब ऑब्जर्व कर रहे थे, जब आफ्टर रेन जो रेनबो क्रिएट हो रहा था, वो भी कुछ इसी तरीके के कॉन्सेप्ट से क्रिएट होता है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को मैं बोलूंगा एमिशन स्पेक्ट्रा। और ये एमिशन स्पेक्ट्रा के अंदर कौन सा स्पेक्ट्रा है, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा है, क्योंकि यहां मर्जिंग ऑफ कलर हो रहा है। ऑल द 7 कलर आर मर्ज विद ईच अदर विद डिफरेंट वेवलेंथ। इन सब का वेवलेंथ क्या है, डिफरेंट है। नाउ जो नेक्स्ट स्पेक्ट्रा होगा, जो नेक्स्ट स्पेक्ट्रा होगा, एमिशन स्पेक्ट्रा का ही पार्ट होगा, वो सेकंड पार्ट, उसको हम लोग बोलेंगे लाइन स्पेक्ट्रा। मींस साइंटिस्ट बड़े खुरापाती थे, उन्होंने क्या किया कि व्हाइट लाइट के अंदर से व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास किया। अब सेकंड टाइप जो स्पेक्ट्रा होगा, उसमें बात करेंगे हम लोग लाइन स्पेक्ट्रा की। लाइन स्पेक्ट्रा, अब इन्होंने क्या किया, व्हाइट लाइट की जगह कोई सब्सटेंस ले लिया, XYZ कोई भी सब्सटेंस ले लिया। हम जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, हमने ले लिया मान लो NaCl ले लिया। क्या ले लिया, NaCl हमने यहाँ पे ले लिया, और इसको हमने बर्न करना स्टार्ट कर दिया, या इसमें से कोई रेडिएशन पास करनी स्टार्ट कर दिया। इसको हमने जो है एक तरीके से इसको प्लेटिनम वायर पे लेके प्लेटिनम लूप बना के बर्नर के ऊपर हमने प्लेस करा दिया, तो इसमें से रेडिएशंस निकल के आएंगे। तो यहां हमने फिर से एक स्लिट लगा दी, इसमें से भी रेडिएशंस निकलनी स्टार्ट हुई। इस तरीके से ये रेडिएशंस इसके अंदर से निकल के जा रही है, और ये रेडिएशंस भी जाके किससे टकराई, प्रिज्म से टकराई। मतलब अब उन्होंने क्या किया, व्हाइट लाइट के अलावा कुछ और सब्सटेंस लेने स्टार्ट कर दिया। मींस कोई भी XYZ सब्सटेंस उन्होंने लिया। हम जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, NaCl की बात कर रहे हैं। तो जब ये लाइट इस प्रिज्म से टकराई, तो यहां कुछ अलग कॉन्सेप्ट देखने को मिला। यहां हमारे पास फोटोग्राफिक प्लेट है, इसको क्या बोलेंगे हम, फोटोग्राफिक प्लेट। और यहां उसने ऑब्जर्व किया, यहां क्या ऑब्जर्व हुआ, यहां केवल 2 लाइन ऑब्जर्व हुई हमें। यहां कितनी लाइन ऑब्जर्व हुई, 2 लाइन्स ऑब्जर्व हुई ओनली। और ये 2 लाइन कौन से रीजन के अंदर अप्लाई हो रही थी, या कौन से रीजन के अंदर लाई हो रही थी, ये 2 लाइन आपको कहीं यहां इस तरीके से नजर आएंगे। और ये जो रीजन था, ये येलो रीजन था। ये कौन सा रीजन था, येलो रीजन था। अब इसका मतलब क्या हुआ, इनकी जो वेवलेंथ थी वो थी 5896 एंड 5000
6890 एंगस्ट्रॉम के आसपास इन सब की क्या थी, वेवलेंथ थी इन दोनों लाइंस की। बाकी का पूरा हिस्सा, जो बाकी का पूरा पार्ट है, इससे ऊपर का पार्ट, इससे ऊपर का पार्ट और ये बीच का पार्ट, ये आपको पूरा पूरा कैसा नजर आएगा, डार्क नजर आएगा। मतलब यहां हमें केवल दो येलो रीजन के अंदर दो लाइंस हमें नजर आई है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से उन्होंने क्या कहा कि NaCl जो होगा, मतलब व्हाइट लाइट जब थी तो व्हाइट लाइट इज ए मिक्सचर ऑफ 7 कलर, मींस उसके अंदर 7 कलर थे, इसलिए हमें मर्जिंग विद कलर नजर आ रहे थे। स्पेक्ट्रा जो था हमारा वो मर्जिंग होकर नजर आ रहा था। लेकिन जब आप कोई भी सब्सटेंस, पर्टिकुलर सब्सटेंस लोगे, उसकी रेडिएशंस को जब प्रिज्म से पास करोगे तो वो केवल अपना कलर इंपार्ट करेगा। जिस कलर की वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, या मैं बोल दूं जो उसका खुद का सर्टेन कलर होता है, वो केवल उसी कलर की लाइन हमें देगा। तो वो कौन से कलर के, कौन से रीजन के अंदर दे रहा है, येलो रीजन के अंदर दे रहा है। मतलब NaCl इंपार्ट येलो कलर, मतलब आप यहां से क्या कह सकते हो कि NaCl इंपार्ट येलो कलर। इसके बाद अगर मान लो मैं NaCl की जगह यहां KCl ले लेता, तो KCl कौन सा कलर इंपार्ट कर रहा था, वॉयलेट कलर इंपार्ट कर रहा था। मतलब उस वक्त KCl के केस में आपको वॉयलेट रीजन के अंदर लाइंस नजर आती, दो डार्क लाइंस। ऐसे अगर मैं मान लो LiCl ले लेता, लिथियम क्लोराइड अगर मैं ले लेता, तो ये फॉर एग्जांपल के केस में पिंक कलर इंपार्ट करता। मतलब कहीं इस विबग्योर के अंदर जहां विद मर्जिंग विद कलर, मर्जिंग आफ्टर मर्जिंग विद कलर, जहां पिंक पोर्शन होगा, जैसे जब हम लोग कलर्स को मर्ज कर देते हैं तो टू कलर्स व्हेन मर्जिंग विद ईच अदर फॉर्म ए थर्ड टाइप ऑफ कलर। ठीक है, तो उस केस में अगर कहीं पे मान लो पिंक शेड होगी किसी कलर, किसी केस में विबग्योर के अंदर, तो वहां हमें दो लाइंस नजर आएंगी। मींस हर एक सब्सटेंस, इस कॉन्सेप्ट के बाद बोला गया कि हर एक सब्सटेंस अपना अलग पर्टिकुलर कलर इंपार्ट करता है जब हम उसमें से कोई रेडिएशंस, या मैं बोल दूं उसको बर्न करते हैं, या वो खुद जलता है, या वो उसके अंदर किसी तरीके की रेडिएशन टाइप मूवमेंट जब होती है, तो वो खुद अपना एक पर्टिकुलर कलर इंपार्ट करेगा विद ए रीजन। जैसे NaCl ने येलो रीजन के अंदर जो है अपनी रेडिएशन को इंपार्ट किया, और इनकी वेवलेंथ यहां से और यहां लाई कर रही थी। इसी वजह से यहां दो लाइनें हमें नजर आती हैं, इस वजह से मैं इसको कौन सा स्पेक्ट्रा बोलता हूं, लाइन स्पेक्ट्रा बोलता हूं। अभी ऐसा क्यों हो रहा है, क्या इसके अंदर कॉन्सेप्ट है, सारी बातें हम लोग बोहर मॉडल ऑफ एटम के अकॉर्डिंग इसको समझेंगे। बोहर इस बात को एक्सप्लेन करेगा विद द हाइड्रोजन एटम। वो अपने हाइड्रोजन एटम लेगा, हाइड्रोजन एटम को इसी तरीके के कॉन्सेप्ट से जो है क्रिएट कराएगा या पास कराएगा, ऐसी रेडिएशंस पास कराएगा, और वहां जाके उन बातों को वो एक्सप्लेन करेगा कि इन रेडिएशंस का मीनिंग क्या है। तो स्टूडेंट, ये एमिशन स्पेक्ट्रा के अंदर सेकंड पार्ट हो गया लाइन स्पेक्ट्रा। अब यहां से एक बड़ा कॉन्सेप्ट निकल के आया। क्या निकल के आया कि आप किसी भी कंपाउंड का एनी सब्सटेंस कैन बी रिकॉग्नाइज, किसी भी सब्सटेंस को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है बाय नोइंग द color spectra of that substance। मतलब कि जो ये कॉन्सेप्ट आया, इसमें क्या हो रहा है कि ये हमारे लिए एक फिंगरप्रिंट का काम कर रहा है। जैसे हमारी ह्यूमन के हर एक हैंड्स के फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं, ऐसे ही यहां हर एक सब्सटेंस का कलर अलग अलग है। तो मैं हर एक सब्सटेंस का स्पेक्ट्रा फाइंड आउट करके मैं ये पहचान सकता हूं कि अगर इस तरीके का कलर किसी सब्सटेंस में आ रहा है तो वो सब्सटेंस ये होगा। जैसे मान लो मैं ये अननोन रख देता, मैं कह देता NaCl का कलर आपका जो है, मान लो मैं कह दूं कि ये येलो कलर का है कोई, और यहां मान लो कोई आपका वायलेट कलर का है, उसके बाद मैं कह दूं या पिंक कलर का है, और मैं कह देता ये सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन है। तो आप लोग कलर के अकॉर्डिंग बताओ किस तरीके का, मतलब मैं कहता आपसे येलो कलर इंपार्ट करेगा, वॉयलेट करेगा, या क्या करेगा, पिंक कलर करेगा। तो आप लोग बता सकते थे कि येलो कलर अगर इंपार्ट करेगा तो आप लोग कौन होगा, वो कौन सा होगा, NaCl होगा। वॉयलेट करेगा तो कौन होगा, KCl होगा। पिंक कलर करेगा तो कौन होगा, LiCl होगा। तो मतलब कि ये जो स्पेक्ट्रा था ये किसकी तरह काम कर रहा था, एक फिंगरप्रिंट की तरह काम कर रहा था किसी भी मॉलिक्यूल के लिए। और जो मेटल्स थे आपके, जो लिथियम, सोडियम जो है, उसके बाद पोटेशियम और रुबेडियम और सीजियम, ये जो उनके कलर्स थे वो इसी स्पेक्ट्रा के अकॉर्डिंग फाइंड आउट किए गए। मतलब उनको इसी तरीके से इनकी रेडिएशंस को प्रिज्म से पास किया गया। तो वो हर एक रीजन के अंदर, अलग अलग रीजन के अंदर क्या दे रहे थे, कुछ लाइंस दे रहे थे। तो यहां से ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर है कि हर एक सब्सटेंस का कलर क्या होगा, डिफरेंट होगा। हर एक सब्सटेंस के कलर की वेवलेंथ क्या होगी, डिफरेंट होगी। इसी वजह से हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं, लाइन स्पेक्ट्रा बोल रहे हैं। तो ये बात थी किसकी, एमिशन स्पेक्ट्रा की। एटॉमिक स्पेक्ट्रा के अंदर दो पार्ट होते हैं, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा और एक लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन के अंदर आपको केवल दो लाइन नजर आएंगी इन पर्टिकुलर जो है रीजन, और जो मैं मर्जिंग विद कलर देखता हूं तो उस स्पेक्ट्रा को मैं क्या बोल रहा था, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा बोल रहा था। नाउ वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट
स्पेक्ट्रा जिसको हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या कहता है उसकी बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, एक और कॉन्सेप्ट को अराइज किया। उन्होंने क्या किया कि अभी तक वो जो है व्हाइट लाइट को अलग तरीके से यूज करके देख रहे थे, उसका अलग स्पेक्ट्रा उन्होंने बनाया, किसी अलग सब्सटेंस का स्पेक्ट्रा उन्होंने अलग बनाया। नाउ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के अंदर उन्होंने क्या किया कि यहां उन्होंने व्हाइट लाइट सोर्स लिया, यहां क्या लिया, व्हाइट लाइट सोर्स, इस तरीके से, और यहां कोई सब्सटेंस ले लिया, फॉर एग्जांपल NaCl का सॉल्यूशन ले लिया, उसकी वेपर्स ले ली, यहां कोई सब्सटेंस उन्होंने ले लिया, मान लो ये NaCl का कोई सैंपल है हमारे पास, सैंपल ऑफ NaCl, सैंपल ऑफ NaCl, और इसकी रेडिएशंस को इस सब्सटेंस में से पास किया। मतलब कि अब क्या होगा कि व्हाइट लाइट को हम पास कर रहे हैं किस में से, इस सब्सटेंस में से, और जब ये व्हाइट लाइट यहां से पास होके जाएगी, ये पास होके जाएगी, तो होगा क्या कि मैं पहले बता देता हूं कि क्या होगा। यहां प्रिज्म होगा आपका फिर से, और प्रिज्म में ये जो कॉन्सेप्ट होगा, यहां आपको कलर तो क्या नजर आएंगे, 7 ही नजर आएंगे, लेकिन मतलब एक्सपेक्टेड जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा, यही होगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। हमारा एक्सपेक्टेड स्पेक्ट्रा क्या होगा कि हम यही सोचेंगे कि अगर व्हाइट लाइट है तो हमें 7 कलर्स ही नजर आएंगे, मतलब कि विबग्योर ही नजर आएगा, मतलब कि क्या नजर आएगा, विबग्योर ही नजर आएगा। बट होगा क्या, देखो ये जो NaCl है, जब ये व्हाइट लाइट यहां से चली तो NaCl क्या करेगा, NaCl के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो NaCl है वो पूरा एक मॉलिक्यूल है, आयन है या आयनिक फॉर्म के अंदर आयनिक सॉलिड वो है, तो उसमें क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स इन रेडिएशंस में से कुछ रेडिएशंस को अपने अंदर क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। और एब्जॉर्ब करने के बाद हमारा एक्सपेक्टेड जो स्पेक्ट्रा होगा वो विबग्योर ही होगा। हम सोचेंगे कि यहाँ विबग्योर ही आना चाहिए, बिकॉज जब थोड़ी देर पहले हमने व्हाइट लाइट सोर्स लिया, मींस व्हाइट लाइट को पास किया था प्रिज्म से, तो हम लोगों के सामने 7 टाइप ऑफ कलर आए थे। तो अभी भी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि कितने टाइप के कलर आएंगे, 7 टाइप ऑफ कलर आएंगे। बट होगा क्या कि यहां हमें कहीं कहीं कुछ डार्क लाइंस नजर आएंगी, मतलब कि ये जो स्पेक्ट्रा होगा आपका, 7 कलर्स तो यहां होंगे, लेकिन 7 कलर्स जो वो मर्ज नहीं रहेंगे एक दूसरे से, मींस बीच बीच में कहीं कहीं आपको क्या नजर आएगी, डार्क लाइन नजर आएंगी, इस तरीके की कुछ डार्क लाइंस आपको नजर आएंगी। मतलब कि आप इसको कह सकते हो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, इसको क्या कह सकते हो, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, क्योंकि यहां कई सारी लाइंस ने कलर्स को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब ये किस वजह से हुआ है इसको समझते हैं। देखो जब व्हाइट लाइट यहां से पास हुई तो इस NaCl के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्होंने कुछ टाइप ऑफ रेडिएशंस को अपने अंदर क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। अब जब वो एब्जॉर्ब हो गई हैं तो वो यहां तो नहीं पहुंचेंगी, और मतलब फोटोग्राफिक प्लेट पे अगर नहीं पहुंचेंगी तो नॉर्मल सी बात है उनकी वेवलेंथ को मैं यहां भी मिस करूंगा। तो ये वही वेवलेंथ है जो मिसिंग वेवलेंथ है। ये जो डार्क लाइन आप देख रहे हो, यहां मैं लिख देता हूं कि सम वेवलेंथ आर मिसिंग फ्रॉम दिस स्पेक्ट्रा, some wavelength are missing from this spectra which are shown as dark line, जिन्हें हम किससे शो कर रहे हैं, डार्क लाइन से शो कर रहे हैं। मतलब इस टाइप की जो वेवलेंथ होंगी, जो यहां वेवलेंथ होगी, जो यहां वेवलेंथ होगी, यहां वेवलेंथ होगी, यहां और यहां वेवलेंथ होंगी, वो वेवलेंथ यहां से क्या हो गई है, मिस हो गई है। मतलब कि उन वेवलेंथ को इस NaCl के सैंपल ने क्या कर लिया, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहेंगे, क्योंकि यहां कॉन्सेप्ट क्या हो गया, रेडिएशंस क्या हो गई हैं, एब्जॉर्ब हो गई हैं। अब ये सब कैसे हुआ है, इस बात को हम लोग अभी बोहर मॉडल ऑफ एटम के अकॉर्डिंग समझेंगे कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट हुआ है, इसका क्या एक्सप्लेनेशन हम लोग देंगे कि ये कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है, कि हाउ इट कैन बी हैपन कि कुछ व्हाइट लाइट सोर्स हमने लिया, रेडिएशंस आई, कुछ पार्ट को इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब कर लिया और कुछ रेडिएशंस को क्या कर दिया, इंपार्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल यहां 4000
4000 एंगस्ट्रॉम से, और मैं कह रहा था कि 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच की कुछ रेडिएशंस होती हैं। तो इनमें से कुछ रेडिएशंस को क्या कर लेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके सामने एक एग्जांपल आ जाए कि 10 से लेकर 20 तक की कुछ रेडिएशंस हैं, और मैं कह दूं कि इनमें से जो 11 वेवलेंथ जिसकी है, 11th वेवलेंथ है जिस रेडिएशन की, उसको इस NaCl सैंपल ने क्या कर लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है। तो वो यहां नहीं पहुंचेगी, यहां नहीं पहुंचेगी, तो उसके लिए हमें क्या नजर आएगी, डार्क लाइन नजर आएगी। मान लो फिर मैं कह दूं कि 16 वेवलेंथ जिस रेडिएशन की है उसको इस सैंपल ने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, तो वो यहां नहीं पहुंचेगी, यहां नहीं पहुंचेगी, तो उसके लिए भी हमें क्या नजर आएगी, डार्क लाइन नजर आएगी। ऐसे ही 4000 से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में कुछ ऐसी वैल्यूज होंगी जिनकी वेवलेंथ आपको यहां नजर नहीं आएगी, क्योंकि उन वेवलेंथ को इस NaCl के सैंपल ने अपने अंदर क्या कर लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है। जो उसको अच्छी लगी है और जो उसके काम की नहीं थी उसने उनको क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। इसी वजह से मैं इस स्पेक्ट्रा को क्या बोलूंगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बोलूंगा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो दिस इज ऑल अबाउट द एटॉमिक स्पेक्ट्रा, कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा के अंदर एक एमिशन स्पेक्ट्रा पढ़ा हमने, एक क्या पढ़ा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पढ़ा। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। मतलब जब बोहर ने अपने मॉडल के ऊपर काम करना स्टार्ट किया तो उसने इस स्पेक्ट्रा को देख के ही अपना एक स्पेक्ट्रा बनाना चाहा, और उसने जो काम किया वो हाइड्रोजन एटम के ऊपर किया। मतलब उसने हाइड्रोजन एटम को इस तरीके के कॉन्सेप्ट से जो है निकाला, उसने वहां रेडिएशंस ऑब्जर्व करी, और उसके क्या रिजल्ट थे, उन रिजल्ट को जब हम लोग समझ लेंगे तो हमें ये जो बाकी के स्पेक्ट्रा है, ये जो आपका एमिशन स्पेक्ट्रा है या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, ये भी हमें इजीली से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो अब बात करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के बारे में कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा क्या था। अब मैं यहां लिखता हूं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। देखो बोहर ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को लेकर काम किया। उसने क्या किया कि यहां उसने हाइड्रोजन सैंपल लिया, यहां उसने क्या लिया, हाइड्रोजन सैंपल लिया, और उसमें से कोई इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज या मैं बोल दूं कोई रेडिएशंस या इसको बर्न किया, कुछ इस तरीके से इसमें से रेडिएशंस को या एनर्जी को पास किया। मतलब इस हाइड्रोजन सैंपल के अंदर उसने क्या किया, एनर्जी प्रोवाइड करी एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर। ठीक है, तो होगा क्या कि जब इसमें रेडिएशंस प्रोवाइड करेंगे तो दीज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विल ब्रेक डाउन इनटू H फ्री रेडिकल एंड H फ्री रेडिकल। मतलब कि H के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन और H के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, ये सब हाइड्रोजन एटम जब इसमें रेडिएशन हम प्रोवाइड करेंगे या एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ये हाइड्रोजन एटम आपस में क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन होंगे। ब्रेक डाउन होने के बाद क्या होगा कि यहां से भी जो रेडिएशंस निकल के आएंगी, यहां से क्या निकल के आएंगी, रेडिएशन। अब वो रेडिएशन किस तरीके से आएंगे, देखो जो आप यहाँ एनर्जी अप्लाई कर रहे हो, जो आप यहाँ क्या अप्लाई कर रहे हो, एनर्जी अप्लाई कर रहे हो। मान लो यहाँ पे ये H इस तरीके के H इलेक्ट्रॉन और H पे एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे बहुत सारे मैं बोल दूं कि एटम यहाँ इसके अंदर प्रेजेंट हो जाएंगे। तो वो सब के सब, मान लो ये बहुत सारे इस तरीके से, मैं बाहर इसको शो कर रहा हूं, ऐसे प्रेजेंट हो गए, और आप इनके अंदर यहाँ नीचे से कोई एनर्जी इसके अंदर प्रोवाइड करते हो, तो क्या होगा कि ये सारे के सारे हाइड्रोजन एटम डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी को अपने अंदर क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, ये सब एटम जो होंगे जो इस तरीके से ब्रेक डाउन हो गए हैं, यहां से जो एनर्जी दी जा रही है, रेडिएशन दी जा रही है, ये सारे के सारे एटम डिफरेंट टाइप की एनर्जी को अपने अंदर क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। ये एक टाइप की सेम टाइप की एनर्जी या वेवलेंथ को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, ये अपने अंदर डिफरेंट टाइप की एनर्जीज को, रेडिएशंस को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। अब डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी जब एब्जॉर्ब होगी तो होगा क्या कि ये लाइट फिर से आपकी किससे पास होगी, प्रिज्म से पास होगी। किससे पास होगी, प्रिज्म से। प्रिज्म से पास होने पे आपको फिर से यहाँ पे कई सारी लाइंस नजर आएंगी। यहाँ फिर से फोटोग्राफिक प्लेट पे हमें बहुत सारी लाइंस नजर आएंगी, और लाइंस नजर आने के बाद क्या होगा कि यहाँ भी एक स्पेक्ट्रम बन के आएगा, यहाँ भी क्या बन के आएगा, एक स्पेक्ट्रम बन के आएगा। वो स्पेक्ट्रम भी क्या होगा, डिफरेंट वेवलेंथ का होगा। वो स्पेक्ट्रम भी क्या होगा, डिफरेंट वेवलेंथ का। अब वो वेवलेंथ क्या थी उसके बारे में बोहर एक्सप्लेन अब पूरा करेगा कि वेवलेंथ किस तरीके से निकल के आई, कौन सी वेवलेंथ थी। उनमें से कुछ वेवलेंथ ऐसी थी, मैं आपको बता देता हूं, कुछ वेवलेंथ ऐसी थी जो अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर थी। मतलब कि जिनकी रेडिएशन, जिनका वेवलेंथ किस रेडिएशन के बीच में लाई करता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के लिए लाई करता है। मतलब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को आप लोग देख नहीं सकते। कुछ रेडिएशंस ऐसी थी, कुछ जो वेवलेंथ थी वो ऐसी थी जो किसमें थी, विजिबल रीजन में थी। मतलब कि जिनको हमारी आंखें देख सकती हैं। मतलब कुछ की वेवलेंथ ऐसे रीजन में थी जो क्या थी, विजिबल थी।
कुछ ऐसी थी जो IR में थी, इंफ्रारेड रेडिएशन के साथ थी। तो इस तरीके की अलग अलग रीजन के अंदर कुछ वेवलेंथ हमें नजर आएंगी जिनके अंदर केवल मैं विजिबल रेडिएशंस को देख सकता हूं, विजिबल रीजन के अंदर की जो रेडिएशंस है उनको मैं देख सकता हूं, बाकी रेडिएशंस को मैं अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकता। लेकिन इन रेडिएशंस को, यूवी रेडिएशन को, IR रेडिएशंस को कैन बी सीन बाय ए टेलीस्कोप या अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, उनकी हेल्प से हम इसको देख सकते हैं। तो ये क्या कॉन्सेप्ट था, ये रेडिएशंस कहां से कहां जा रही थी, कौन सी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कब आएंगी, विजिबल रीजन की रेडिएशन कब आएंगी, IR रीजन की रेडिएशन कब आएंगी, ये हाइड्रोजन मॉड स्पेक्ट्रम के अंदर बोहर ने एक्सप्लेन करके दिया। अब कैसे एक्सप्लेन किया था उसी की बात हमें करनी है। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा बेस बनाया कि क्या हुआ कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जब देखा गया तो हाइड्रोजन का एक गैस सैंपल लिया गया, एट लो प्रेशर पे उस पे जो है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज अप्लाई किया गया, मींस कुछ तरीके की रेडिएशन या एनर्जी उसके अंदर प्रोवाइड की गई। तो सारे के सारे जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल थे वो ब्रेक डाउन हो गए, H फ्री रेडिकल, H फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। इन सब हाइड्रोजन एटम ने डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जीज को एब्जॉर्ब करके अपने अपने इलेक्ट्रॉन को डिफरेंट अमाउंट ऑफ, या मैं बोल दूं डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट पे पहुंचाया। और जब वो वापस आएंगे वहां एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट का कॉन्सेप्ट जो होगा वो उस वक्त डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जीज को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। कुछ रेडिएशंस या कुछ एनर्जीज इन द, जो एनर्जी रिलीज होगी वो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन होगी। कुछ रेडिएशंस हमें नजर आएंगी विद द नेक्ड आइज और कुछ हमें नजर नहीं आएंगी। मतलब कि यहां जो स्पेक्ट्रम मिला हमें, वो स्पेक्ट्रम कुछ इस तरीके का मिला कि उसमें एक रीजन था अल्ट्रावायलेट रीजन, एक रीजन था हमारा विजिबल रीजन, एक रीजन था आपका क्या, IR रीजन। इस तरीके का रीजन हमें देखने को मिला। अब ये रीजन कब क्रिएट होते हैं, इलेक्ट्रॉन कौन से एनर्जी लेवल में जाना चाहिए कि अल्ट्रावायलेट रीजन क्रिएट हो जाए, इलेक्ट्रॉन कौन से एनर्जी लेवल में जाना चाहिए कि विजिबल रीजन क्रिएट हो जाए, इलेक्ट्रॉन कौन से एनर्जी लेवल में जाना चाहिए कि कौन सा रीजन क्रिएट हो जाए, IR रीजन क्रिएट हो जाए। इसकी बातें हमें बोहर मॉडल ऑफ एटम के अंदर पढ़नी है। अब यहां से क्या हुआ, एक रेडबर्ग साइंटिस्ट था, एक रेडबर्ग साइंटिस्ट था, उसने अपनी एक इक्वेशन लिख दी, थ्योरेटिकल इक्वेशन लिख दी फॉर कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ, मींस वेवलेंथ को फाइंड आउट करने के लिए। दरअसल ये तो सबको पता ही था कि भाई इलेक्ट्रॉन के अंदर ऑर्बिट की बात हो रही थी। तो रेडबर्ग ने एक इक्वेशन लिखी, क्या लिखी, जिसको हम प्रूफ करेंगे बाद में, न्यू बार इज इक्वल टू RH इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये हाइड्रोजन के लिए इक्वेशन लिखी गई। और अगर मैं हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए बात करता हूं, ये सारी बातें हम एक्सप्लेन करेंगे अभी। हाइड्रोजन लाइक एटम की जब मैं बात करता हूं तो केवल क्या हो जाएगा कि न्यू बार इज इक्वल टू हो जाएगा RH इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, और यहां क्या लिख लूंगा मैं, Z स्क्वायर। तो ये हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए हो जाएगा। अभी एक और कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट, हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट। अब मैं ये आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि बोहर ने हाइड्रोजन के कॉन्सेप्ट को ही क्यों पढ़ा, मींस हाइड्रोजन के ऊपर स्पेक्ट्रम को क्यों देखा, क्योंकि हाइड्रोजन जो उस वक्त एक लाइटेस्ट एलिमेंट था, सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट था, उसके अंदर इस तरीके की रेडिएशंस आ रही थी जो अपने लेवल पे कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हो गया, जो अपने लेवल पे पढ़नी क्या है, थोड़ी सी मुश्किल है। लेकिन अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई और एलिमेंट अगर वो यूज करता तो उनके अंदर ये जो गैसियस पोर्शन है, ये इलेक्ट्रॉन की जो बात है, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, यहां केवल एक एक इलेक्ट्रॉन है। अगर अलग टाइप ऑफ सेकंड कोई इसका अल्टरनेट लिया जाता, उसके अंदर अगर इस तरीके की एनर्जी प्रोवाइड की जाती तो वहां कई सारे इलेक्ट्रॉन होते, और वो इलेक्ट्रॉन, हर एक इलेक्ट्रॉन डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता। तो ये जो कॉन्सेप्ट, ये जो स्पेक्ट्रा हमें यहां नजर आता, ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता, हम इसको इजीली से नहीं पढ़ पाते। तो इस वजह से बोहर ने जो काम किया वो केवल किसको लेके किया, हाइड्रोजन को लेके किया, क्योंकि हाइड्रोजन में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और एक इलेक्ट्रॉन के साथ स्टडी करना भी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी स्टडी किया गया। लेकिन अगर इसकी जगह इसका अल्टरनेट लेके कोई और एलिमेंट यूज किया जाता तो उसके अंदर काफी सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते, हर एक इलेक्ट्रॉन डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या करता, एब्जॉर्ब करता, और एब्जॉर्ब करने के बाद हमें ये जो कॉम्प्लेक्स, ये जो स्पेक्ट्रा हमें नजर आ रहा है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है हमारे लिए, हम इसको इजिली से डिस्कस नहीं कर पाते। फिर रेडबर्ग ने ये इक्वेशन दी। अभी इस इक्वेशन का डेरिवेशन क्या है, जो मैं आपको करा चुका हूं, बोहर ने इसको एक्सप्लेन कर दिया था
विद द वैल्यूज ऑफ इट्स एनर्जी, या फिर जो एनर्जी हमने इलेक्ट्रॉन की निकाली थी या ऑर्बिट की निकाली थी उसकी हेल्प से इसको जो बोर ने क्या कर दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था। लेकिन फिर भी मैं इसको एक बार फिर से आप लोगों को दोबारा एक बार करा दूंगा, दोबारा इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। और ये जो भी स्पेक्ट्रम हमने पढ़ा है, पूरा जो स्पेक्ट्रम हमने पढ़ा है, इस पूरे की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हम लोग अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल ऑफ एटम हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। सो तब तक आप इसको नोट डाउन करो, इसको पढ़ो, रिवाइज करो। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।